तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। जैसे कि ये लेक्चर 8 है, इससे पहले मैं 7 लेक्चर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, उसको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को हम डिटेल में डिस्कस किए थे। और उसके बारे में हम बात किए थे बाउंड्री कंडीशन पे कि बाउंड्री कंडीशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है डेरिवेशन करने में और स्लोप और डिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा कि रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। रिलेशन या फिर इसको हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव इक्वेशन। तो आज हम डिराइव करेंगे, इसके बारे में रिलेशन पता करेंगे, क्या क्या रिलेशन होता है इन तीनों में। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बीम बना लेते हैं, डायग्राम। और ये डायग्राम आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी जाके ये पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। तो ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बीम को रखा गया है और नीचे से क्या लगा है, सपोर्ट लगा हुआ है। और इसके मिडिल पे एक लोड लगा हुआ है W। इस लोड की वजह से इस बीम में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन ज़रूर होगा, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और ये कुछ हमारा डिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा, क्लियर है। और ये भी हम बात कर चुके हैं कि अंडर लोड के नीचे डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब y। इसको y मैक्स भी लिख सकते हैं। इसका नेमिंग कर देते हैं A, B और C, क्लियर है। चलिए, तो बाउंड्री कंडीशन में हम पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, जैसे कि अभी देख लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे क्या होगा, एट पॉइंट A एंड B, A एंड B पे y क्या होगा, y मतलब डिफ्लेक्शन क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस 0 होगा, क्लियर है। और C पे क्या होगा, C पे y क्या होगा, C पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, y मैक्स होगा, क्लियर है। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं आज का। तो जैसे कि आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा कि एक हमारा लोड है, लोड की वजह से इस बीम में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आ गया है। और जैसे फर्स्ट लेक्चर, जैसे कि लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 7 में मैं बताना भूल गया था कि आप, जैसे हम बताए थे कि जो जहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे स्लोप 0 होता है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 1 मिनट का वीडियो, 1 मिनट का इसका हम देख लेते हैं डिटेल की। जहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे स्लोप 0 क्यों हो रहा है। तो जैसे कि ये हमारा y एक्सिस है और ये क्या है, हमारा x एक्सिस है। और अगर इसी स्लोप, इसी कर्व को अगर हम उल्टा कर देते हैं, कुछ हम इस तरीके से हम कर देते हैं इसी स्लोप को, तो ध्यान से देखिएगा। अगर इसको हम नेमिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, अगर इस पे नेमिंग कर दे 1 2 3 4, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका dy/dx, जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमें पता करना है कि ये जो जहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे स्लोप 0 क्यों होता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम x1 की वैल्यू लेते हैं और dy/dx को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, जो कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़। अगर हम x1 की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा y1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, कुछ 4 के नियर अबाउट आएगा। तो हमारा y1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वहीं पे अगर एक यूनिट, एक वैल्यू x2 का आगे की तरफ ले लेते हैं, x2 अगर हम 4 ले लेते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा गैप नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट गैप होता है, बहुत ही माइनर गैप होता है जो हमें नज़र भी नहीं आता होगा, लेकिन बोर्ड पे आपको गैप ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ज़्यादा डिस्टेंस शो कर रहे हैं। अगर x2 का वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं तो हमारा y2 का वैल्यू क्या होगा, 4 ही आएगा। तो y2 इज इक्वल टू 4। अगर इस वैल्यू को इस पर पुट करेंगे तो y2 क्या है, हमारा 4 है, और y1 क्या है, हमारा 4 है, और x2 क्या है, हमारा 4, और x1 क्या है, 3। तो इस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे स्लोप, जहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहाँ पे स्लोप 0 होगा। तो खैर ये तो फर्स्ट लेक्चर का था जो बताना हम भूल गए थे। तो
अब हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन। तो कोई भी डेरिवेशन या कोई भी डिराइव करने के लिए हम पूरे कर्व या पूरे एलिमेंट को हम नहीं लेते हैं, बस एक उसका छोटा सा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। तो वैसे ही इस कर्व पे हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, साथ में आप भी नोट करते चलिए कॉपी पे। एज्यूम अ लिटिल अ स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप, अ स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑन इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व आप लोगों को पता है क्या होता है, इसी को बोला जाता है इलास्टिक कर्व, और इसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन ऑफ कर्व ऑन इलास्टिक कर्व। ठीक है, तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा माइनर सा कर्व, एक स्ट्रिप, छोटा सा टुकड़ा। इतना छोटा होगा कि आप लोगों को नज़र, हमारे आँख से नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्टेंस, कुछ ज़्यादा हम साइज़ बड़ा लेकर दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। तो चलिए 2 पॉइंट ले लेते हैं P एंड Q। क्लियर है? अगर इस पे P पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और Q पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जाके मैच करेगा, और इसी को मान लेते हैं O। ठीक है, ये क्या बना, हमारा आर्क आ गया। ये क्या हो गया, एक छोटा सा हमें आर्क मिल गया, कर्व आर्क, बहुत ही छोटा सा। तो अगर हम इस फिगर को अगर अलग डायग्राम में बना के हम शो करते हैं सिर्फ इसी पार्ट का, क्योंकि इसमें करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, जो कि आपको भी नहीं दिखेगा और हमें भी उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो इस जो पार्ट को हम एक अलग दिखाते हैं, अलग डायग्राम पे, अलग बोर्ड पे हम बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हमारा P है और ये क्या है हमें Q है, और ये क्या है हमारा नॉर्मल दोनों को। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, आर्क है। इस आर्क का हम डिस्टेंस ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं ds। इस आर्क का डिस्टेंस हम ले लेते हैं ds, यहाँ से यहाँ तक का। और ये आर्क की वजह से कितना यहाँ एंगल बन रहा है तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं d थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ रप्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आप लोग को गिवन डाटा में सब कुछ लिख लेना है कि ये ds क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, और d थीटा क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय द आर्क। किसके वजह से, d थीटा एंगल मेड बाय आर्क PQ, या फिर एंगल मेड बाय आर्क DS, और ये r क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, ds क्या हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क PQ। और अब हम ले लेते हैं, ये हमारा O मान लेते हैं सेंटर, और d थीटा क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाई आर्क DS। क्लियर है, आप लोग गिवन डाटा कर लेना है। और R क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, R क्या हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई आर्क DS। ये आपको गिवन डाटा लिख लेना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर, अब कुछ मैथ का यूज़ होगा यहाँ पे, तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, या फिर बहुत बच्चे का बेसिक क्लियर होगा, तो उसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एंगल मेड बाई आर्क DS। ये क्या है, आर्क, यही तो आर्क है, और आर्क क्या है हम लिए हैं DS, एंगल मेड बाई आर्क DS ऑन एंगल मेड बाई आर्क DS एट सेंटर। सेंटर क्या है हमारा O है, आर्क का सेंटर क्या है, O है। यहाँ पे आप इस रेडियस को लेकर आप इसको पूरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, O हमारा सेंटर हो जाएगा। एंगल मेड बाई आर्क DS एट सेंटर O, ये इक्वल हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क DS डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, R। क्लियर है, और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसीलिए
और ये एंगल मेड बाई आर्क डी एस, ये जो एंगल बन रहा है डी एस आर की वजह से क्या लिए हम एज्यूम क्या किए हैं, तो डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क डी एस, क्या है लेंथ हमारा डी एस है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आर है। अगर इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं एक और तरीके से, या फिर लिख सकते हैं इसको, अगर डी एस को नीचे ला के रख देंगे इसकी यहाँ पे, तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू 1/r। इसको ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। बोर्ड पे उतना जगह तो नहीं है इसलिए हम इसको मिटाना पड़ेगा, तो चलिए इक्वेशन को हम एक तरफ हम लिख लेते हैं साइड में। तो चलिए इसको पहले हम मिटा देते हैं, आप नोट करते चलिए कॉपी पे, तभी जाके क्लियर होगा। और अब इस डायग्राम का कोई यूज़ नहीं है, इसका यूज़ है, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए तो एक तरफ हम लिखते चलेंगे क्या क्या हमारा इक्वेशन भी ना, इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या मिला, डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू 1/r। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको भी मिटा देते हैं। अब हमें सिर्फ यूज़ है इस डायग्राम का, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आपको यूनिट फर्स्ट में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के यूनिट फर्स्ट में आपसे हम डिस्कस किए थे कि बेंडिंग इक्वेशन के बारे में या फिर फ्लेक्सुरल इक्वेशन के बारे में। तो फ्लेक्सुरल इक्वेशन क्या होता है, बहुत बच्चे जानते होंगे फ्लेक्सुरल इक्वेशन या फिर बेंडिंग इक्वेशन के बारे में। तो जैसे कि हम पढ़े थे इससे पहला यूनिट में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, क्या होता है, m/i इज इक्वल टू सिग्मा b/y इज इक्वल टू e/r। यूनिट फर्स्ट में हमारे पास E/r का कोई यूज़ नहीं था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कहीं भी यूज़ नहीं था, तो हम इसको हम छोड़ दिए थे। इसी दो इक्वेशन को हम आगे लेकर चले थे और इसी दो इक्वेशन से हम यूनिट फर्स्ट में बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला डिराइव किए थे। लेकिन इस यूनिट में ये बेंडिंग स्ट्रेस का कोई यूज़ नहीं होगा, इसीलिए हम इस इक्वेशन को छोड़ देंगे और बाकी जो दो इक्वेशन है उसको हम लेकर चलेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं m/i इज इक्वल टू e/r। क्लियर है, क्योंकि हमारा इसमें रिलेशन बनाने में इसका कोई यूज़ नहीं है, बेंडिंग स्ट्रेस और इसेंट्रिसिटी का। और आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास 3 वैल्यू पता है तो एक वैल्यू निकालने के लिए कोई दो इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं तो वैल्यू निकल जाता है। तो चलिए इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको m/r इज इक्वल टू i/e लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हमें चाहिए r का वैल्यू तो क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके m/i/e इज इक्वल टू 1/r भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसके साइड में। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या आया, m/i/e इज इक्वल टू 1/r। एकदम क्लियर करते चलिए कंसेप्ट को, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं तो क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1/r और 1/r दोनों इक्वेशन में कॉमन है। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कुछ, डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू m/i/e भी लिख सकते हैं। क्यों, ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी साइड में, थर्ड इक्वेशन। ये क्या आ जाएगा हमारा, डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू m/i/e, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास 3 इक्वेशन मिल चुका है, तो चलिए इसके आगे हम प्रोसेस करते हैं। तो फिलहाल इसके लिए अभी हम मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पे उतना जगह नहीं है पूरे वो बनाने के लिए। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। 3 इक्वेशन हमें मिल चुका है।
तो अब इस पे ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस डायग्राम पे देखिएगा, इसका कोई एक्सिस अगर हम बना देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट का अगर हम, ये क्या है हमारा ds एक आर्क लिए है, बहुत ही छोटा सा आर्क है, बहुत ही एलिमेंट्री आर्क है जो हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जो इतना बड़ा गैप जो नज़र आ रहा है आपको बोर्ड पे बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये बहुत ही छोटा स्ट्रिप है और आप लोगों को पता है कि कोई भी दो पॉइंट बहुत ही क्लोज जब होता है, एक दूसरे से क्लोज होगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन में नज़र आता है। तो ये क्या है, बहुत ही क्लोज है एक दूसरे से ये दोनों पॉइंट, तो ये क्या होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में होगा। तो अगर हम इसको, हम पी क्यू को स्ट्रेट लाइन में अगर हम एज्यूम कर लेते हैं इस कर्व की जगह पर, तो क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज है एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर हम इस पी पॉइंट का अगर हम टेंजेंट अगर लेते हैं तो कुछ हमारा इस तरह से यहाँ पे आएगा और इसको हम ले लेते हैं थीटा, ठीक है। अगर इस पॉइंट का अगर हम टेंजेंट लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा प्लस डी थीटा। क्लियर है। क्यों इसको, कर्व को क्यों हम रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि ये जो कर्व है काफ़ी क्लोज, ये दो पॉइंट जो एलिमेंट्री स्ट्रिप हम कर्व पे, इलास्टिक कर्व पे लिए हैं, ये एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है, इसीलिए हम ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन में होगा, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेट कर दिए हैं क्योंकि इसका यूज़ है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल इसको हम बना दें कुछ इस तरीके से, आपको नज़र आ रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं R, तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये हम क्या हुआ, इसी को हम 90 डिग्री हम बना दिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर दिए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल PQR। अगर हम इसी डायग्राम को फ्रेश अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो देखिएगा कुछ हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। यही बस इतना दूर का पोर्शन हम अलग करके बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। इसमें अगर हम दिखाएंगे तो बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये क्या R है, Q है, और ये इस पॉइंट को ले लिए P है, ऑलरेडी हम लिए हुए हैं, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, जो कर्व जो हम लिए थे उसी को हम स्ट्रेट कर दिए, तो ये क्या है हमारा DS, क्योंकि दो पॉइंट बहुत ही क्लोज है तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ही होगा, ठीक है, DS हो जाएगा। और ये क्या है हमारा, इसको ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं DX, और इसको एज्यूम कर लेते हैं DY। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा DX, और ये क्या हो जाएगा हमारा DY, और ये हो जाएगा हमारा DS। ये क्या है DS, जो कि कर्व है जो बना हुआ था, जो हम एलिमेंट्री कर्व पे जो दो पॉइंट लिए थे PQ, यही है हमारा DS। तो चलिए इन ट्रायंगल PQR, तो आप लोगों को पता होगा कॉस साइन कॉस टेन का, तो कुछ तो ये आप लोग पता होना चाहिए कि ये साइन कॉस टेन क्या होता है, P/H, B/H और P/P, साइन कॉस टेन। तो यहाँ पे हम अभी लेंगे कॉस थीटा के बारे में लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये साइन कॉस टेन, तो कॉस थीटा क्या है, B/H है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हमारा dx हो जाएगा, dx बाई बेस dx हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा ds हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखिएगा ये बहुत ही छोटा स्ट्रिप है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा बहुत ही छोटा होगा, बिल्कुल बहुत ही स्मॉल होगा, यहाँ तक ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल सो थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पे कॉस थीटा की जगह कॉस ज़ीरो वैल्यू रखते हैं, थीटा की जगह ज़ीरो, तो ये 0 डिग्री इज इक्वल टू dx बाई ds। क्लियर है। और cos 0 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता है 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू dx बाई ds। क्लियर है। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो dx बाई ds इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ds बाई dx इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4।
ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं राइट साइड में, जहाँ पे सब इक्वेशन हम लिख रहे हैं वहाँ पे। तो फिलहाल इसका अभी यूज़ है इसका, तो इक्वेशन 4 हम लिख लेते हैं। क्या निकला इक्वेशन 4 हमारा, ds/dx इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो चलिए फिलहाल इसको मिटा देते हैं अभी हम। आप नोट कॉपी पे आप बनाते चलिए हमारे साथ साथ, तभी जाके ये क्लियर हो पाएगा। अब देख लेते हैं कि अभी हम क्या लिए थे, कॉस लिए थे, अब हम क्या लेंगे, tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है हमारा p/b। ठीक है, तो ये p/b हम यहाँ पे ले लेते हैं, p/b, और ये p परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है। तो tan थीटा हो जाएगा हमारा, p क्या है हमारा dy, और बेस क्या है हमारा dx। क्लियर है। tan थीटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा dy, और बेस हो जाएगा dx। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप जो लिए हैं बहुत ही छोटा स्ट्रिप है, तो इस स्ट्रिप क्या हो जाएगा, ये काफ़ी स्मॉल स्ट्रिप है, तो इसका थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंस बहुत ही छोटा स्ट्रिप है, तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है, बहुत ही छोटा है, तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल। तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, और ये बहुत ही बेसिक है कि जो वैल्यू tan थीटा का होता है वही वैल्यू ऑलमोस्ट थीटा का भी होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। बहुत ही बेसिक आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में मैथ्स में कि जो वैल्यू tan थीटा का होता है वही ऑलमोस्ट वैल्यू थीटा का भी होता है। तो tan थीटा की जगह अगर हम थीटा लिख देते हैं dy/dx कर सकते हैं हम। ठीक है, ये इक्वेशन को हम मान लेंगे कैपिटल A। क्लियर है। तो चलिए इसको हम ऊपर से करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा, इस बहुत ही इजी है ये। अगर इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू dy/dx, कहाँ से आया, a वाला आया, तो चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा a। डेराइव डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कर रहे हैं हम, इस जो अबव इक्वेशन, जो a इक्वेशन को लिए हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा d थीटा बाई dx, और ये क्या हो जाएगा हमारा d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें तो बात तो वही इक्वल हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। बात इक्वल है क्योंकि इसको हम इधर से उधर भेज दिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा इक्वेशन आया, ठीक है, इस इक्वेशन में हम कुछ प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। आप पढ़े होंगे 4/6, आप पढ़े होंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर 4/6 में 2/2 कर दे तो इसमें कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, ये और ये कट जाएगा। या फिर अगर 2/2 की जगह हम 3/3 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कट जाएगा तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो हम यही प्रोसेस करने वाले हैं इसमें, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है, तो इसमें करेंगे डिवाइड बाई ds इन राइट साइड, मतलब राइट साइड में कर रहे हैं, राइट साइड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। मतलब कि ये जो ds होगा राइट साइड में हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ऊपर नीचे। तो हमारा कुछ डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डी एस बाई डी एस कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। यहाँ डी एस कट जाएगा तो बचेगा क्या, वही। तो इसमें हम बस एक चीज़ और करेंगे कि डी थीटा बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी एक्स, हम ये करेंगे बस, ठीक है। क्योंकि डी एस कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स, ऑलरेडी ये वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए अब इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखिएगा, अब इस इक्वेशन की बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम ऊपर का भी मिटा देते हैं और इस इक्वेशन पे आपको लेकर चलेंगे। तो इस इक्वेशन को हम ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी एक्स, ठीक है। यही इक्वेशन को यहाँ लिख लिए। अब इसमें ध्यान से लिखिए, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या इक्वेशन हम जो आया है हमारा उसको राइट साइड में लिखे हैं। तो अब इस इक्वेशन का यूज़ पड़ेगा। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ पुट द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू रखेंगे, देखिए डी थीटा बाई डी एस, देखिए ध्यान से डी थीटा बाई डी एस कहाँ आया है, यहाँ पे आपको डी थीटा बाई डी एस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी एस, ठीक है। एंड अब हमें क्या, डी एस बाई डी एक्स, अब देखेंगे डी एस बाई डी एक्स कहाँ है, तो फोर्थ में आपको नज़र आ रहा होगा डी एस बाई डी एक्स एंड डी एस बाई डी एक्स। तो इस दोनों का वैल्यू हम इक्वेशन से रखेंगे, तो इसको हम इधर रखे रहते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा डी थीटा बाई डी एस का वैल्यू कहाँ है, डी थीटा बाई डी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन आई भी लिख सकते हैं, तो एम अपॉन आई लिख सकते हैं इनटू, अब हम देखेंगे डी एस बाई डी एक्स क्या, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1। क्लियर है, इसका वैल्यू हमारा 1 है और इसका वैल्यू हमारा कुछ एम अपॉन आई ई है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आई को, सॉरी आई ई होगा हमारा, यहाँ पे आई ई होगा, ठीक है, क्योंकि डी थीटा बाई डी एस का वैल्यू एम अपॉन आई ई है, एम अपॉन आई ई है, ठीक है। अगर हम आई ई को इधर भेज देते हैं तो ये हमारा कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आई ई चला जाएगा इधर और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। यही आया हमारा फाइनल इक्वेशन, जिसको बोला जाता है रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहीं से आया हमारा, और इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ, इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत बार पूछा हुआ है आपका रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, तो आपको यही प्रूफ करके लाना है। और अब इसी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा स्लोप का, डिफ्लेक्शन का। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो, या फिर न्यूमेरिकल में या फिर इसको समझने में, तो आपके स्क्रीन पे एक कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा होगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप उस पर कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल हो तो आप डायरेक्ट उस पर व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करके पूछ सकते हैं, इस पर कॉल फैसिलिटी नहीं है। तो चलिए, अगर वीडियो अगर सही लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू गाइस।